पाठ के लेखक हैं रघुवीर सहाय, और व्यंग किस पे किया गया है? दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों पर, कि वो किस तरह से जो है अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने की, किस तरह से अपने कार्यक्रम को जो है लोगों की मतलब उस तक जो है लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए अपाहिजों को जो है, और जो अपाहिज हैं, दुर्बल है, उनकी भावनाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ करते हैं। वो उनसे जो है उनके मन को आहत करने वाले प्रश्न पूछते हैं, ऐसे बेतुके प्रश्न पूछते हैं कि जिनका जो है उनके कोई महत्व तो नहीं है। एक विकलांग व्यक्ति से अगर ये पूछा जाएगा कि आपको विकलांग होके कैसा लगता है, तो क्या वो बोलेगा कि मैं सही लगता हूँ? इन केस अगर विकलांग व्यक्ति से पूछा जाए कि आप विकलांग क्यों हैं, भाई वो तो मैं अपनी मर्जी से कोई विकलांग थोड़ी हूँ, या मैं विकलांग होके मुझे अच्छा किसको भी अच्छा लगता है, तो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरह से जो है कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों पर व्यंग्य किया है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। तो फिर कहता है, दूसरा क्वेश्चन है कि कार्यक्रम संचालक यानी कि जो एंकर होता है वो अपाहिज के दुख को बार बार क्यों प्रकट करना चाहता है? पहले भी कहा जा चुका है कि उनका मकसद क्या होता है? सिर्फ अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाना, उसकी जो है टीआरपी बढ़ाना होता है। उनका उद्देश्य उस विकलांग की कोई उनकी मदद करने से उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य है अपने कार्यक्रम को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाना, ताकि जो है लोगों को जो है उनको भावुक होकर जो है लोग उनके कार्यक्रम को देखें कि वास्तव में जो है ये चैनल ऐसा है कि ये लोगों की समस्याओं को लाता है। तो क्या आपको क्या लगता है, आपने ये कविता पढ़ी है, मैंने आपको समझाई भी होगी, आपके लिए वर्क भी दिया है, जिस इस कविता में लिखा गया है कि आप विकलांग क्यों हैं, आपको विकलांग होकर कैसा लगता है, तो क्या ये कोई सही बात करी गई होगी? बिल्कुल नहीं की गई होगी, क्योंकि उनका उद्देश्य उस विकलांग को कुछ वैसा उसका भला करना नहीं है, सिर्फ क्या है, अपने चैनल को प्रसिद्ध बनाना है। ये उनका मूल उद्देश्य है, इसीलिए लेखक ने व्यंग्य किया। फिर ये कहता है कि कार्यक्रम संचालक अपाहिज के दुख को बार बार क्यों प्रकट करना चाहता है, क्यों प्रकट करना चाहता है अपाहिज के दुख को बार बार? तो इसलिए करना चाहता है कि ताकि उसका जो कार्यक्रम है, जिसकी एंकरिंग वो कर रहा है, जिस कार्यक्रम का वो प्रस्तुत करता है, उस कार्यक्रम को रोचक बनाना, मतलब लोगों का ध्यान आकर्षित करना उसकी तरफ, ताकि अधिक से अधिक लोग उस कार्यक्रम को देखें। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? जितना अधिक से अधिक लोग देखेंगे उतना ज्यादा उसका धन कमाने का जो है उसका जरिया बढ़ेगा। मतलब उसका मेन उद्देश्य होता है धन कमाना। उसको जो है अपाहिज की अपाहिजता से, उसके दुख दर्द से कोई मतलब नहीं होता। वो इसीलिए जो है बार बार उसको रुलाने की कोशिश करता है, उसको इमोशनल करने की कोशिश करता है, ताकि जो है वो बार बार उसकी आंखों से आंसू आए, और उसकी आंखों के आंसू देख करके जो देखने वाले दर्शक हैं वो भी भावुक हो जाएं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाए। ये उसका मेन अक्सर ये उसका मेन मकसद इसका यही होता है। ठीक है बेटा, कि कैमरे में बंद अपाहिज मानव करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता है। इस कथन से आप सहमत हैं या आप इस पे विचार करेंगे? मानवीय मुखौटे में छुपी क्रूरता, क्रूरता मीन्स जो बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार किसी के साथ किया जाता है। मतलब हम दिखाने को तो अपने आप को भला कह रहे हैं कि हम भला है, भले हैं, हम सबका दुख दर्द दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो है हमारा दुख दर्द दिखाने का कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद क्या है? पैसे कमाना, अपने चैनल को प्रसिद्ध बनाना। तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता है, इस पर विचार कीजिए। वास्तव में जो है अभी तक हम विचार ही कर रहे थे कि इसमें जो है दूरदर्शन एक अपाहिज व्यक्ति को उसके मन में जो है करुणा यानी कि इमोशनल उसको करके जो है अपने लिए अधिक से अधिक विज्ञापन जुटाता है। विज्ञापन मीन्स जितना ज्यादा किसी चैनल को दर्शक देखते होंगे उतने ज्यादा उसको जो है एडवर्टाइजमेंट दिखाने को मिलेंगे और उसकी कमाई होगी, क्योंकि ये तो 5-5, 10-10 सेकंड के विज्ञापनों के भी हजारों करोड़ों लाखों रुपए उनको मिलते हैं। तो उनका मेन उद्देश्य है कि उनको अपाहिज से मतलब नहीं है। अपाहिज को तो इसलिए लाए हैं कि ताकि उनका चैनल थोड़ा सा प्रसिद्ध हो सके, अधिक से अधिक लोग उसके साथ जुड़ सके। तो उनका मेन मकसद ये है। ठीक है बेटा, फिर उसका साक्षात्कार जो लेता है उससे जो है अपनी सहानुभूति रखता है, जानबूझ के नाटक करता है कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको बड़ा दुख होता होगा, हम अपना उसका दुख बांटने की कोशिश करने का क्या करता है? नाटक करता है।
लेकिन सच बात ये होता है कि मन से जो है वो उसको कोई मदद भी नहीं करना चाहता। अगर ऐसा होता बेटा तो उसको जो है दूरदर्शन पर लाने से बढ़िया क्या था कि उसके घर में जाके उसकी कोई मदद कर देते। अगर कोई चलने फिरने से विकलांग है उसको कोई साइकिल दिला देते, समाज कल्याण विभाग में जाके उसकी कोई पेंशन वगैरह लगवा देते या उसको कुछ फाइनेंशियली हेल्प करते। लेकिन नहीं, उनका उद्देश्य क्या है, उसको टेलीविजन पे लाना है और अपने कार्यक्रम को और रोचक बनाना है ताकि जो है दर्शक उसको भावुक होके देख सके। अब देखो कैसे प्रश्न पूछता है, ऐसे से प्रश्न पूछता है कि जो उस अपाहिज के मन को जो है इतना दुख पहुंचाते हैं कि वो रोने लगता है। और यही उसका मकसद होता है कि ये व्यक्ति जो है रोते हुए अगर अपना दुख दर्द किसी को सुनाएगा तो देखने वाले भी क्या होंगे, भावुक हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, हमारे चैनल को जो है और उत्सुकता के साथ देखेंगे कि यार ये चैनल बहुत अच्छा है, इसमें ऐसे ऐसी चीजें आती हैं। तो क्या होगा, टीआरपी बढ़ेगी तो उनका व्यवसाय भी बढ़ेगा। अब देखो कैसे, क्या आप अपाहिज हैं, भाई साहब आपको दिख नहीं रहा कि ये अपाहिज है, आप उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, इस तरह के बेतुके प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अपाहिज क्यों हैं, तो वो देखो ये कोई पूछने वाली बात है कि आप अपाहिज क्यों हैं, कि कोई व्यक्ति जानबूझ के अपाहिज थोड़ी होता है। वो तो चलो किस्मत है किसी की, हो गया हो, चाहे जन्म से था या एक्सीडेंटली हुआ है, चाहे जो भी हुआ है। लेकिन क्यों आप अपाहिज क्यों है जी, वो जानबूझ के थोड़ी अपाहिज है। फिर क्या आपको अपाहिज होना दुख तो देता होगा, ये क्या बात है भाई, अपाहिज होना अच्छी बात थोड़ी होती। अगर उनको ये पूछा जाए उस एंकर को कि भाई साहब अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप खुश होते कि मैं अपाहिज हूँ कि लो ये बहुत बढ़िया मिठाई बांटूंगा, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से बेतुके प्रश्न है। फिर आपका दुख क्या है, भाई आप देख रहे हैं कि उसका पैर नहीं है या हाथ नहीं है तो आप फिर भी दुख पूछ रहे हैं। पैर नहीं है तो भाई चल कैसे पाएगा, औरों के साथ कैसे रहेगा, इस समाज में जो है सर्वाइव कैसे करेगा, कैसे अपने जीवन के लिए जो है दो रोटी कमाएगा, क्योंकि वो तो विकलांग है। ठीक है, फिर आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, सबसे बेतुका प्रश्न कि कैसा लगता है। तो तब जाके उसका मकसद क्या होता है कि मैं इसको ये पूछूंगा तो ये इमोशनल होगा कि मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ, रोता हुए बोलेगा कि मेरा तो कोई भी नहीं है, खाने के लिए भी दिक्कत। तो ये इस तरह के सवाल पूछ के क्या करते हैं, उनका जो है उनको इमोशनल करते हैं, भावुक करते हैं, रुलाने की कोशिश करते हैं। मकसद क्या होता है, अपाहिज की मदद करना नहीं होता है, खाली अपने चैनल को प्रसिद्ध बनाना। मतलब इतनी क्रूरता है, देखो कितने बुरे बुरे सवाल उससे पूछे जा रहे हैं एक अपाहिज से। तो इसलिए जो है ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो है मानवता के मुखौटे में छिपी क्रूरता है। ठीक है बेटा, कार्यक्रम संचालक किसे एक साथ रुलाना चाहता है। ठीक है, कार्यक्रम संचालक किसे एक साथ रुलाना चाहता है। तो कार्यक्रम संचालक का उद्देश्य ये होता है कि जो व्यक्ति इंटरव्यू के लिए आया है, विकलांग व्यक्ति जो है उसको तो रुलाना ही है, लेकिन साथ में किसको, जो देखने वाले हैं। उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि विकलांग तो भावुक होगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले भी मैंने बताया, लेकिन जो देखने वाले हैं वो भी भावुक हो जाएंगे। मैं आपको पहले भी कहा था कि जब आपने सन्नी देओल की गदर पिक्चर किसी ने देखी होगी तो हैंडपंप उखाड़ते हुए सबको देशभक्ति की भावना याद आती है। बॉर्डर पिक्चर देखी होगी आपने, कोई मूवी देखी होगी फौजियों की, उसको देख के देशभक्ति की भावना जागती है। क्यों, कि मैं भी होता तो गलत हो रहा है। तो उसी तरह से जो है इमोशनल करना है लोगों को, जैसे मूवी में हम इमोशनल हो जाते हैं, उसी तरह वही मकसद इनका होता है दूरदर्शन का, कि लोगों को जो है लोगों के दिमाग में जो है एक इमोशन भर देना, ताकि जो है उस कार्यक्रम को देख के दर्शक भी रोएगा। जैसे अब विकलांग को सवाल पूछा गया है, ठीक है, विकलांग व्यक्ति से सवाल पूछा कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, तो बेचारा अपना दुख तो रोएगा कि भाई साहब मैं सुबह चल फिर नहीं पाता हूँ, उठ नहीं पाता हूँ, तो उस कहते हुए रो देगा। साथ में उनका मकसद क्या होता है कि दर्शक भी रो पड़ेंगे। तो इसका मकसद क्या होता है, उस अपाहिज और दर्शक दोनों को रुलाना होता है, जो न्यूज संचालक होता है, कार्यक्रम संचालक जो एंकर होता है। ठीक, अब है बेटा कार्यक्रम में एक सेकेंड है, अब अगला क्वेश्चन है कि कार्यक्रम में पर्दे पर वक्त की कीमत है, पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस तरह से व्यक्त किया है। तो पर्दे पर वक्त की कीमत ये कहकर कवि ने जो है इस रूप में देखा है कि दूरदर्शन जो है वही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं उस पे जिससे चैनल को विज्ञापनों द्वारा भारी कमाई होती है। कहने का मतलब वही प्रोग्राम जो है ज्यादा दिखाए जाते हैं, उसी टाइप के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जिससे जो है उनको विज्ञापन मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, ताकि जो है उनकी कमाई भी जो है अधिक होता है। उनको सामाजिक जीवन से, किसी के सामाजिक व्यक्तिगत जीवन से उनको कोई लेना देना नहीं होता। वो उन कार्यक्रमों को दिखाते ही नहीं है जिनसे उनकी कमाई
नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि किसी अपाहिज के दुख दर्द को वो तभी दिखाते हैं जब उनको लगता है कि लोग इस कार्यक्रम में ज्यादा जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोगों की रुचि इस कार्यक्रम में है, तो वो किसी विकलांग को या उस संबंधी कार्यक्रम को दिखाते हैं। अगर उनको जो है फायदा नहीं होगा तो वो कभी भी उसको नहीं दिखाएगा। क्यों? कि उसके दुख दर्द का वर्णन जो है क्या होता है, चैनल की आमदनी किससे हो रही है, ये विकलांग का दुख दर्द सबके सामने रख दिया, चाहे उसको इस तरह से प्रश्न पूछे कि उस बेचारे की मानसिक रूप से भी जो है उसको प्रताड़ित किया जाना है। बहुत अजीब से प्रश्न है, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, विकलांग होके कैसा लगता है, आप विकलांग क्यों है। तो इस तरह के प्रश्न पूछना कोई अच्छी बात नहीं है, अमानवीय काम है, ये मानवता तो ये बिल्कुल कही नहीं जा सकती। तो कहने का मतलब ये है कि चैनल जो है उसी चीज को दिखाते हैं, ये दूरदर्शन वाले उसी कार्यक्रम को दिखाते हैं जिनसे उनकी भारी कमाई होती है और उनके चैनल की प्रसिद्धि बनती है। अदरवाइज उनको किसी के जो है सामाजिक सारो कार्यक्रम से जो है उनका कोई लेना देना उनको नहीं होता है। वक्त की कीमत का मतलब है कि पर्दे पर जो है जब हम समय से दिखाते हैं विज्ञापन, तो जो विज्ञापन का टाइम है उससे विज्ञापन से कमाई होती है। अब एक चैप्टर तो ये हो गया, दो चैप्टर से लिए थे। दूसरा है गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी कि सहस्त्र सहर्ष स्वीकारा है, यानी कि अपने जीवन में सब कुछ खुशी खुशी स्वीकार किया है। मैंने पहले भी आपसे ये चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसका एक क्वेश्चन है कि कवि ने जीवन के सब कुछ को सहर्ष क्यों स्वीकार किया है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर है कि कवि ये कह रहा है कि कवि ने इसलिए अच्छे बुरे को जो है उसके जीवन की जो भी अच्छी बुरी उपलब्धि थी उसको इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि जब उसकी प्रिया को उसकी अच्छी और बुरी हर उपलब्धि जो है प्रिय लगती थी, यानी कि जिससे वो प्रेम करता था, चाहे उसका अच्छाई थी, चाहे बुराई थी, चाहे अमीरी थी, चाहे गरीबी थी, उसकी जो प्रिया थी, उसकी जो प्रेमिका थी, उसको जो है वो सब पसंद था। इसलिए जो है कवि क्या करता है, अपने जीवन में चाहे उसके जीवन में जो है सुख है, दुख है, अच्छाई बुराई जो भी है उसको खुशी खुशी स्वीकार करता है। ठीक है, कवि दंड पाने की कामना क्यों करता है। कवि दंड पाने की कामना इसलिए करता है कि ताकि वो जो है अपनी प्रिया की यादों के बिना अकेला रहना भी सीख सके। मतलब उसकी जो अभी तक उसको डर लगता है कि कहीं यार मैं उसको भूल पाऊंगा नहीं भूल पाऊंगा, तो इसलिए जो है वो कहता है दंड मुझे दंड दो कि उसको भूल जाऊं, ताकि जो है वो अपनी प्रिया के बिना अकेला भी जीना सीख सके। क्योंकि उसकी प्रिया की असीम ममता ने, उसकी जो प्रेमिका है उसके प्यार ने जो है उसके मन को क्या कर दिया है, कमजोर बना दिया है। वो डर रहा है कि कहीं मैं यार कैसे रहूंगा इसके बिना। इसलिए जो है कवि जो है दंड पाने की कामना करता है, क्योंकि उसको ये लगे ताकि जो है अपनी प्रिया के बिना वो जीना सीख सके। कवि अपने जीवन के सुखों और दुखों को सहर्ष क्यों स्वीकार करना चाहता है। अब वो इसलिए है, मैं पहले भी क्वेश्चन आया था कि क्योंकि उसे जो है प्रत्येक सुख दुख में अपनी प्रिया का प्रेम दिखता है, इसलिए वो उसको खुशी खुशी स्वीकार करता है। बोलता था जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है और जो मेरा है वो तुम्हें सब कुछ तुम्हें प्यारा है। ये लाइनें आपको कविता में पहले भी आपने पढ़ी है। तो इसलिए जो है अपने प्रिय के अपने दुख को जो है उसी प्रकार स्वीकार करता है। वो कहने का मतलब है कि जैसे तरह से उसकी प्रिया ने जो है उसको जिस हाल में भी वो था उसको जो है उसने उसी हाल में जो है उसे प्रेम किया। उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसकी गरीबी, उसकी अमीरी जो है उसकी प्रेमिका को प्रिय थी, इसलिए जो है वो हमेशा उसको गर्बीली गर्बीली गरीबी और भीतर की सरिता से कवि का क्या अभिप्राय है। तो गर्बीली गरीबी में कहने का मतलब है कि कवि भले ही आज गरीब है, पहले भी आया था कि कवि गरीब है लेकिन उसको जो है क्या है, अपनी गरीबी पे भी गर्व है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रिया को जो है उसकी गरीबी भी स्वीकार है। उसने उसकी प्रिया ने जो है उसके गरीब अमीर देख के प्रेम नहीं किया, इसलिए जो है उसको अपनी गरीबी भी गर्वीली लगती है, अपनी गरीबी पे भी जो है वो गर्व करता है। ठीक है बच्चों, गरीबी। और उसके बाद था भीतर की सरिता। भीतर की सरिता का मतलब ये है कि कवि के मन में जो है कई तरह के भाव उठते हैं। अब इन भावों ने जो है क्या कर लिया है, एक पानी, मीठे पानी के स्रोत का रूप धारण कर लिया है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से जो है एक नदी में पानी 12 महीने जो है लगातार प्रभावित होता रहता है, बहता रहता है, उसी प्रकार जो है
कवि के मन में भी जो है अपनी प्रेमिका के प्रति प्रेम हमेशा जो है बहता रहता है, कभी न सूखने वाली नदी। यानी कि नदियां देखी होंगी आपने, 12 महीने जिस तरह से जो है नदी बहती रहती है, उसी तरह से कवि के मन में भी जो है अपनी प्रिया के प्रति प्रेम की भावना हमेशा बहती रहती। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें कि कवि के दिल में कैसा झरना है, कवि के दिल में कैसा झरना है। तो कवि के दिल में जो है एक इस तरह का झरना हो गया है कि जो लगातार मीठे पानी का स्रोत है, यानी कि उसकी प्रेम रूपी, यानी कि अपनी प्रेमिका का जो उसका प्रेम है वो एक मीठे स्रोते के समान जो है उसके मन में, जो है उसके हृदय में निवास कर चुका है। जितना जो है उसको वो निकालना चाहता है, पहले दंड की कामना करता है ताकि जो है उसको भूल सके, ताकि अकेले में जीने की आदत पड़ सके। उसे लग रहा है कि मेरा मन क्या हो गया है, कमजोर हो गया है, इसलिए जो है वो दंड पाने की कामना कर रहा है कि मैं ताकि तुम्हें भूलना सीख सकूं, तुम्हारे बिना रहना सीख सकूं। फिर यहाँ पे कैसा झरना है, झरना मीन्स कवि का कहने का मतलब है कि जितना जो है मैं अपनी प्रेमिका के प्रेम को जो है अपने मन से निकालना चाहता हूँ, उतना ही तब तक वो फिर भर जाता है। हमने कभी एक चीज देखी होगी, कभी हम रेत में जाते हैं कहीं, तो रेत खोदते हैं हम, थोड़ा एक आध गहराई करने के बाद, फिट करने के बाद उसमें पानी आना शुरू हो जाता है। अगर हम उस पानी को निकालते रहेंगे, जब तक निकालेंगे तब तक क्या होगा, दोबारा फिर वो भर जाता है। उसी तरह से जैसे कहीं झरना है या कहीं हम नदी के किनारे हैं, कहीं पे पानी निकल रहा है, हम उसको निकाल रहे हैं, तो क्या वो नदी खाली हो जाती है? नहीं होती है, क्योंकि वो लगातार बढ़ता रहता है, कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत। तो इसीलिए कवि ये कह रहा है कि उसके मन में क्या है, अपनी प्रेमिका के ऐसा प्रेम जो है एक स्रोत के रूप में जो है जन्म ले चुका है, जिसे जो है निकालना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से जो है एक झरने में 12 महीने पानी लगातार कितना ही उससे पानी निकाल लो वो कभी समाप्त नहीं होता, उसी तरह से जो है कवि के मन से उसकी प्रेमिका का प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होता। तो बेटा आज के लिए इतना ही था।